ओटीटी द्वारा फैलाई जा रही अश्लीलता का विरोध करने के लिए सेव कल्चर सेव नेशन मूवमेंट इस विषय पर श्री उदय माहुरकर जी हमें संबोधित करेंगे। हम उनका परिचय जान लेते हैं। दिल्ली के श्री उदय माहुरकर जी लेखक हैं, राजकीय विश्लेषक हैं। इंडिया टुडे समूह में आपने उप संपादक के रूप में कार्य किया है। 2020 से 2023 तक आप भारत के आरटीआई कमिश्नर के रूप में कार्यरत थे। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अश्लीलता फैल रही है उसके विरोध में आपने एक शिवधनुष ही उठाया है। सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के नाम से आपने एक संगठन की स्थापना की है जो फिल्म वेब सीरीज़ के माध्यम से जो भी गंदगी फैलाई जा रही है उसके विरोध में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं माहुरकर जी से विनती करती हूँ कि हमें संबोधित करें। जय छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की जय। दोस्तों, थोड़े कठोर किस्से आपको मुझे आपके सामने रखने पड़ेंगे जो नॉर्मल परिस्थिति में नहीं रखते अपन। लेकिन अगर पूरा विषय मुझे आपको समझाना है तो मुझे ये विषय आपके सामने रखने ही पड़ेंगे। 4 किस्से मैं आपको बताता हूँ अभी, 4 किस्से, 4 या 5 किस्से। 3 किस्से ऐसे हुए जिसमें भाई ने बहन पे बलात्कार किया, एक में मार दिया, एक में उसको प्रेग्नेंट कर दिया, और एक में जब बहन नहीं मानी, प्रयत्न किया, उसको मार दिया अगर नहीं मानी। एक स्कूल है राजस्थान में, एक प्रिंसिपल ने अपनी 6 विद्यार्थिनियों पे 1 साल के दौरान बलात्कार किया। अभी एक 8 साल का लड़का, एक 10 साल का लड़का, इन्होंने 5 साल की लड़की पे बलात्कार किया। ऐसे कई किस्से हैं। सभी में निकल के ही आता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर कि इन्होंने फ़ोन पे देखा, ये जो विभत्स कंटेंट आता है ओटीटी के रूप में, पोर्नोग्राफी के रूप में, और उससे वो प्रेरित हुए। और समय बड़ा दाखला है वो है टेड बंडी का। टेड बंडी अमेरिका का समय बड़ा रेपिस्ट किलर हो गया है। उसने 30 औरतों पे बलात्कार करके 30 औरतों को मार दिया था। 1989 में उसको मौत की सज़ा हुई थी फ्लोरिडा जेल के अंदर, और मौत की सज़ा के 1 दिन पहले उसने इंटरव्यू दिया था। उसने कहा था कि मैं अच्छे घर में पला बड़ा, अच्छे संस्कार थे, लेकिन मुझे पोर्नोग्राफी देखने की आदत पड़ गई। उसने कहा कि इस जेल में आने के बाद में जो बलात्कारी जो एक्यूज थे, इन सबसे मैंने बात की और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि विदाउट एक्सेप्शन कंटेंट एंड पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। मतलब बलात्कार और कंटेंट, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। ये आपको कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। ये अभियान की शुरुआत मैंने दिसंबर 2022 में की। देखिए, मैं इसमें करीबन 20 साल से थोड़ा बहुत काम कर रहा हूं। एक जिस्मा नाम की फिल्म आई थी 2004 के अंदर। उस टाइम का जो स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से बड़ी गंदी फिल्म थी वो। एक स्त्री होती है, वो अपने पिताजी के साथ, अपने पति के साथ धोखा करती है, और गंदे गंदे सीन थे उसके अंदर। तो उस टाइम पे एक राष्ट्रवादी संस्था की कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को मैंने उठाया था, और मेरी जो भी समझ थी, मैंने वहाँ पे ये कहा कि भाई ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। अगर 2004 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वहाँ पे मुझे सपोर्ट भी किया, बड़े बड़े देश के लोग थे, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, लेकिन कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। मैंने उस टाइम पे 3 सजेशन दिए थे, बड़े कठोर थे। मैंने कहा था कि कपड़ों पे एक पाबंदी हो, हमारे यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, सभी कास्ट के लोग रहते हैं। स्कर्ट हो तो स्कर्ट कम से कम घुटने तक का हो, उसके ऊपर स्कर्ट डिसअलाउ कर देना चाहिए। ये जो भाग है स्त्री का, उसके ऊपर भी एक पाबंदी होनी चाहिए। और मैंने कहा अगर इसका अगर उल्लंघन करते तो एक ऐसा एक कानून बनना चाहिए कि ये ऐसी फिल्म बनाने वाले जो ऐसी औरतों को इस परिस्थिति में दिखाते हैं, वो उन पे देशद्रोही का मुकदमा चले, देशद्रोहीपन का मुकदमा चले। तो मुझे जब सेशन पूरा हुआ तो मुझे भी याद है, देश की बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, उन्होंने मुझे कहा कि मावरकर साहब मराठी में कि ये कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा अगर लक्ष्य आपका सात्विक है तो सब पॉसिबल है।
एनीवे ये चलता रहा और भी बिगड़ता गया। फिर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए। फिर 2020 में जब OTT के आने के बाद में इसकी सब हदें पार हो गई, तब मैंने मेरे एक दोस्त हैं जो श्री रविशंकर से जुड़े हुए हैं और इसमें काफ़ी वो भी काफ़ी सेंसिटिव व्यक्ति हैं, उनको मैंने बुलाया और फिर मैंने उनसे चर्चा करने के बाद में हमने ये तय किया कि हम अगर इसको रेप के साथ लिंक कर सकते हैं, बलात्कार का ये मुख्य कारण है, तो लोग हमको सुनेंगे। बाकी परिस्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब ये कहेंगे कि हमारी संस्कृति खतरे में है, तो कम से कम सिटी वाले तो हाथ में नहीं आने वाले, गांव वाले आ सकते हैं। तो हमने ये अभियान शुरू किया। एक फिल्म बनाई हमने, मोदी जी के लिए एक फिल्म बनाते एक व्यक्ति, उन्होंने फिल्म बना के दी मुझे, बड़ी अच्छी फिल्म थी। आपने देखा होगा, उसका नाम है एक लड़की। उसमें एक बेटिया है 12 साल की, जो बात कर रही है ऐसे लोगों के साथ में जो ऐसी विवश फिल्म बना रहे हैं। उनको कहती है कि आप परोस के चले जाते हो और बलि चढ़ती हम बेटियां 3 साल की, 9 साल की, 12 साल की, क्या आपकी बेटी नहीं है? आप देश के दुश्मन हो, आप देश के विलन हो। वो फिल्म कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों ने देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी उसको। उससे मुझे बड़ी हिम्मत आई कि मैंने कहा अब यह अभियान आगे बढ़ सकता है। और फिर हमने इस पर काफ़ी काम किया। देखिए परिस्थिति क्या है, ससुर बहू का व्यभिचार ऐसी फिल्म आती है, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार इस टाइप की फिल्म आती है, देवर बहू का व्यभिचार ऐसी फिल्म आती है, पड़ोसन और पड़ोसी का व्यभिचार, नौकर मालकिन का व्यभिचार। तो ये तो पूरे हमारे समाज के ताने बाने को तोड़ने का पूरा कार्यक्रम है। इसके अंदर भारी ताकतें भी हैं और हमारे लोग उसमें जुड़ गए हैं पैसे के लिए। OTT पे देखिए एक ओल्ड बालाजी की एक फिल्म है, जिसमें अभी हमने बाध्य किया ओल्ड बालाजी को उसको विड्रॉ करने के लिए, उस फुटेज को। मैंने जीवन में इतना खराब फुटेज देखा नहीं। एक पुरुष है जिसके व्यभिचारी संबंध अपने घर में अपनी दादी से हैं, आजी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी भाभी से हैं, अपनी चचेरी बहन से हैं। मुझे मन में भाया कि ऐसे लोगों की जगह सभ्य समाज में नहीं है, ऐसे लोगों की जगह जेल में है। और इसी तरफ हमें इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो एक मार्च 2023 में हमने एक कॉन्फ्रेंस की कर्नावती में, उसमें कुछ NGOs जुड़े और उसमें हमने एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड की बात की। लॉ ऑफ एथिक्स कोड क्या है? हम ये कह रहे हैं कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो मर्यादा तय करे हर एक ऑडियो विजुअल प्लेटफॉर्म में, सीन की, थीम की, कपड़ों की और भाषा की। और अपने प्रियम्बल में ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया, जो नुकसान भारत के चरित्र और संस्कृति को औरंगजेब ने नहीं किया, अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया, उससे भी ज़्यादा नुकसान तुम लोग कर रहे हो, इसलिए तुम ये देशद्रोही प्रवृत्ति है। ये अपने प्रियम्बल में कहे वो कानून। और जो उसका उल्लंघन करता है, जो मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, फोटोग्राफर, स्टोरी राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉडकास्टर, ये 8 जने इसका अगर उल्लंघन करते हैं तो उन पर देशद्रोह का चार्ज लगेगा, उनके ऊपर रेप को बढ़ावा देने का चार्ज लगेगा। और अमेरिका के अंदर ड्रग स्मगलिंग जो है, ड्रग पेडलिंग, उस पर 50 साल तक की सजा है। वो देशद्रोही प्रवृत्ति है। तो मैंने कहा है कि इसको देशद्रोही प्रवृत्ति मानी जाए और इसमें अगर आदमी कन्विक्ट होता है तो उसको 10 से 20 साल की सज़ा हो, 4 महीने में उसकी समरी ट्रायल हो, 3 साल तक उसको बेल नहीं मिलेगी। कोई ने मुझे कहा कि ये तो जो टेररिज्म में होता जो लॉ है उसका आप अनुकरण कर रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल, ये कल्चरल टेररिज्म ही है। चौथा मैंने कहा कि इसके अंदर जो मार्केट में डाला है इन लोगों ने, वो उसको विड्रॉ करेंगे, नहीं करेंगे तो भी जेल में जाएंगे। और 5वां IPC 498A के अंदर जैसे जो बर्डन ऑफ प्रूफ आरोपी पे होता है, ऐसा इसके अंदर आरोपी पे होगा। ये हमने एक पहला सुझाव दिया है। दूसरा हमने सुझाव एक ये दिया है कि एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी इस लॉ के तहत बने, अलग भी बन सकती है, जिसका काम एक ही होगा विद जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल पावर्स। उसका काम एक ही होगा कि कैसे ऐसे कंटेंट को रोकना, उसका काम ही ये होगा। और तीसरा हमने कहा है टू बिगिन विद, तुरंत ही, मतलब ये तो एक हमने टेम्परेरी सुझाव दिया है, हम तो टोटल बैन चाहते हैं पोर्नोग्राफी पे, पर टू बिगिन विद, तुरंत ही ये कदम उठाने के पहले आप सभी मटेरियल आप एक ग्रुप में डाल दीजिए इस टाइप का, और
उस मटेरियल उसका जो उस ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है उसको फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से जोड़ दीजिए, ताकि कम से कम देखने वालों को ये लगे कि मुझे कोई देख रहा है और छोटे बच्चे उसको एक्सेस न कर सके। तो ये कुछ सुझाव हमने दिए हैं, लेकिन परिस्थिति बहुत गंभीर है। दो मैं आपको दाखले दूंगा। देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने महाराष्ट्र में हमला किया मलिक काफूर के माध्यम से, उस टाइम पे उसके पहले बड़े बड़े संत महाराष्ट्र में हो चुके थे। एकनाथ, ज्ञानेश्वर, श्रीपाद वल्लभ, ये सब हो चुके थे। फिर भी हमारी संस्कृति को उन्होंने 25 साल में ध्वंस कर दिया। जो कितने सालों की संस्कृति उसको 25 साल में ध्वंस कर दिया। पर भगवान का एक क्रम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज आए, उन्होंने पूरी चीज़ को पुनर्जीवित किया। भारत के अंदर आप देखिए कि एक किताब है द दिल्ली सल्तनत, जिसके जो संपादक हैं वो ऐसे के इतिहासकार हैं जिनको अबुल कलाम आज़ाद ने दरकिनार कर दिया था, क्योंकि राष्ट्रवादी पत्रकार वो इतिहासकार थे आरसी मजूमदार, रोमेश चंद्र मजूमदार। उस किताब में जो उल्लेख है अत्याचारों को हिंदुओं पे, आप मतलब देख के, मैं पढ़ के बिल्कुल, जब छोटे मैंने पढ़ी मैंने वो किताब, तो बिल्कुल मैं द्रवित हो गया। इतने अत्याचार की आप सीमा नहीं कर सकते। एक मोहम्मद तुगलक का एक सीन दिखाया है कि मोहम्मद तुगलक बैठा हुआ है कोर्ट के अंदर, अपने दरबार के अंदर, और हिंदुओं की बेटियां पकड़ के लाए ये लोग, राजाओं की भी हैं, अलग अलग जाति की भी हैं, दलित की भी हैं, सबकी हैं। औरतों को लाया जा रहा है, उनको नचवाया जा रहा है, और फिर उनको एक बाजू में एक आदमी खड़ा है सेक्रेटरी टाइप का, उसको बांट दे रहा है। इसको इबिन बतूता ने लिखा है। इबिन बतूता एक मोरक्को का ट्रैवलर था, काजी था दिल्ली का करीबन 8 साल, और 4 साल एक मदुराई में सल्तनत हुई थी, मदुराई के अंदर दक्षिण भारत में, वहाँ भी वो 4 साल काजी रहा है। पर थोड़ा मेरे ख्याल से ईमानदार आदमी होगा, उसने सब लिखा है ये कि मेरे पास 7 औरतें ऐसी थीं ऑलरेडी, स्लेव गर्ल्स जिसको बोलते हैं, लेकिन उस दिन जब मुझे और 4 दी गई तो मैंने कहा कि भाई मेरी इतनी लड़कियाँ लेके मैं क्या करूँगा, तो मैंने उसको मेरे जो स्लेव थे उनके बीच में बांट दी। तो हमारी ये हालत हुई थी मध्यकाल के अंदर। मतलब आप सोच सकते हो कि ये कितनी मतलब द्रवित करने वाला पूरा दृश्य है जब मैं देखता हूँ। इसका उल्लेख खुद रोमेश चंद्र मजूमदार ने किया है उस किताब के अंदर। तो इतना होने के बाद में भी हम पुनर्जीवित हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, बाद में वीर सावरकर जैसे लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, डॉक्टर हेडगेवार हुए, और हम पुनर्जीवित हुए। लेकिन ये जो हमला है वो हमला हमको बचा नहीं पाएगा। ये हमला इतना खतरनाक है। मैंने अभी एक ही सिकरी करके जो सेल्फ रेगुलेशन का जो मैकेनिज्म है ओटीटी के तहत, उनको एक लेटर लिखा मैंने बीच में। मैंने हमने हमारी टीम ने 3 ऐसे सीन निकाले जो बिल्कुल पोर्नोग्राफी थे, जो ओटीटी में दिखाए जा रहे थे बिल्कुल। तो हमने लिखा उनको कि भाई आपके नज़र तले पोर्नोग्राफी दिखाई जा रही है, इसका मतलब कि आप टोटली फेल हो चुके हो। आपका पूरा जो मैकेनिज्म है सेल्फ रेगुलेशन फेल हो चुका है। आप 10 दिन में मुझे जवाब दीजिए कि ये कैसे आप अलाउ कर रहे हो, वरना आप राजीनामा दीजिए। उसमें मैंने कहा है कि जहाँ हम राम भगवान की प्रतिष्ठा अयोध्या में कर चुके हैं, और हमें राम की मर्यादा की प्रतिष्ठा करनी है, जो उससे भी कठिन काम है। ऐसे समय में आप ऐसा चाहते हो कि कोई ससुर अपनी बहू पे गलत नज़र डाले, क्योंकि आदमी अगर ये देखता ही रहेगा तो साइकोलॉजी, आप समझ सकते हो कि साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ती है, समझा। तो आज उस लेटर को लिख के 4 महीने हो चुके मुझे, लेकिन कोई जवाब उनका आया नहीं है। उनको लेटर खुद ने मैंने भेजा था, उनका कोई जवाब नहीं है। तो सेल्फ मैकेनिज्म ओटीटी का फेल हो चुका है। देखिए, ये फिल्में सिर्फ ओटीटी पे नहीं आ रही हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं। कुछ अनुकरण इसका फिल्मों में भी हो रहा है। अब एनिमल फिल्म बीच में सक्सेस हो गई, आप देखिए कितनी गंदी फिल्म थी एनिमल फिल्म, बराबर। और पोर्नोग्राफी तो आ ही रही है ना। देखिए, थोड़ा सक्सेस भी मिला है हमको, इसमें थोड़ा सफलता मिली हमको। अभी 2.5 महीने पहले सरकार ने 57 सोशल मीडिया हैंडल और 18 ओटीटी बैन किए। करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ इन लोगों को।
फिर ये जो एकता कपूर की फिल्म है, इसके सामने हम सेल्फ रेगुलेशन में गए, ये सिकरी के सामने, और वहाँ पे एकता कपूर की वकील आई थी, उसने बहुत विरोध किया मेरा, क्योंकि कंप्लेंट की थी संजीव निवर जी ने, जो मेरे सहयोगी हैं इसके अंदर, जेम्स ऑफ बॉलीवुड जो चलाते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं देश का। तो उस आदमी मेरे को ले गए, मतलब ऑनलाइन था हियरिंग, उसमें मणिरत्नम की धर्मपत्नी भी थी, सुहासिनी मणिरत्नम। तो वो विरोध करने लगे कि भाई हियरिंग में तो नेवर आने वाले थे, ये उदय मावरकर कैसे आ गए। मैंने कहा भाई मैं एक फॉर्मर आरटीआई कमिश्नर रह चुका हूँ, एक मेरी एक वजूद है मेरा, मैंने सावरकर पे किताब लिखी है, मैंने तीन अच्छी किताबें लिखी हुई है, तो मैंने कहा इनको अगर इनको छुपाना नहीं तो इनको विरोध काय का है। तो उन्होंने, सिकरी साहब ने मुझे अलाउ कर दिया। मैंने एक ही प्रश्न पूछा उनसे कि मैंने कहा सिकरी साहब और आप 5 मेंबर, मुझे ये बताइए कि आप ये जो फुटेज है जिसमें एक पुरुष ये बेचारी सब अपनी दादी, सौतेली माँ, चचेरी बहन और भाभी के साथ रख रहा है सीन के साथ, ये फिल्म आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने प्रवपुत्र को, अपने प्रवपुत्री को दिखा सकते हो? हाँ के नाम में जवाब चाहिए मुझे। हाँ के नाम में जवाब कोई नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि आपने जो कहना था आपने अपने अपने पत्र में लिख दिया है। तो जवाब देने की भी हिम्मत उनकी नहीं थी, समझा? तो देखिए, सरकार को जो जागृति दिखाना चाहिए वो जागृति सरकार दिखा नहीं पा रही, ऐसा मुझे लगता है। और सरकार को मैं कन्वे भी कर रहा हूँ, मेरा जो लेवल है, मेरा जो उनसे कम्युनिकेशन है, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेरा ऊपर के लोगों से, तो मैं उनको कन्वे भी कर रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आगे स्टेप लेंगे, लेकिन परिस्थिति अभी तो बड़ी गंभीर है। देखिए 80% जो रेप के केसेस होते हैं, 80%, उसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्टिंग नहीं होता। अगर रिपोर्टिंग में आप जाओगे, उसमें देखोगे क्या लिखा है, तो उसमें यही लिखा होता है कि इन्होंने फ़ोन पे देखा और किया। तो इसमें सिर्फ सरकार का रोल नहीं, हमारा भी रोल है। हमने एक सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार, इसकी स्कीम निकाली थी गई जून के अंदर, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और सुमित्रा महाजन के हाथ हमने वो 8 लोगों को हमने 1-1 लाख का अवार्ड दिया था हमारी तरफ से। उसमें रमेश शिंदे जी भी थे, रविंद्र चतुर्वेदी जी भी थे, और एक प्रयास था कि हमें विविध लेवल पे काम करना है। सिर्फ सरकार का मेन रोल है, लेकिन हमारा भी रोल है। उसके बाद में जब मैंने ये बात गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को बात की मैंने कि भाई हम इससे सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार हम लोग दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये काम तो बहुत बड़ा काम है देश का, और ये तो सरकार को करना चाहिए, आप चिंता मत करो, आप हमारे साथ जुड़ जाओ, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ जाए, हम ये पुरस्कार देंगे गुजरात लेवल पे। तो हमने उसका नाम कर दिया गुजरात में गुजरात सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार। उन्होंने कहा आपको लोगों को ढूंढना पड़ेगा, 1 लाख रुपये हम देंगे। तो जब पहला कार्यक्रम हुआ कर्नावती में, तो मैंने पूछा कि मैंने कितने आदमी को चुनना है इसमें। बोले आपको 100 चुनना, 100 चुनो, मैं 1 करोड़ रुपये दूंगा, आप पे छोड़ता हूँ मैं, लेकिन आदमी योग्य होना चाहिए। मैं कहा बिल्कुल, 1 लाख रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं तो आदमी योग्य होना चाहिए। तो हमने 8 लोगों को पुरस्कार दिया। अब हम सूरत में करेंगे कार्यक्रम, हम ये कार्यक्रम राजकोट में करेंगे, बड़ौदा में करेंगे, और बाद में उन्होंने कहा कि इसकी आप इनाम की जो वो है पुरस्कार की जो रकम, इसको घटा देते हैं अपन, लेकिन इसको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेंगे। बड़ी उनकी पवित्र भावना है भूपेंद्र भाई की, थोड़े सांस्कृतिक रूप से बहुत ही जागरूक व्यक्ति लगे मुझे, स्पिरिचुअल टाइप के आदमी लगे। दूसरा हमने उनको सुझाव किया कि भाई इनको बच्चों के बीच में ले जाना है, क्योंकि इसमें युवा जुड़ना चाहिए। कई ये नेता जो हैं ये कहते हैं कि भाई युवा कैसे जुड़ेंगे, वो तो यही देख रहे हैं। मैंने कहा गलत बात है, युवा जुड़ने के लिए तैयार है, अगर देख भी रहा है तो उसको मालूम है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने एक स्कीम निकाली, उनको सजेस्ट की कि हम इसमें यूनिवर्सिटी के बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, कॉलेज के बच्चों को। तो गुजरात सरकारों ने हमने मिलके एक गुजरात सांस्कृतिक वक्तृत्व स्पर्धा का आयोजन किया, जिसमें 600 कॉलेजों ने भाग लिया, 600, और 5500 विद्यार्थियों ने भाग लिया। और पहला उसमें पुरस्कार था 1 लाख का, दूसरा 71,000 का, तीसरा था 51,000 का। फिर जब मैं 33 लोग जो फाइनल में आए, जब मैं बैठा उनके साथ में, मैंने देखा उनका 33 का सुना मैंने, मुझे लगा कि 19-20 का ही फर्क है, अब 3 को ही मिलेगा, 20 से 30 रह जाएंगे। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया जब वो आ रहे थे पुरस्कार वाले कार्यक्रम में। मैंने कहा कि इसमें मैं सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन की तरफ से 5,000 का कंसोलेशन प्राइज़ का एक अनाउंसमेंट करूँगा आपके पैसे। बोले नहीं, पैसा हम देंगे। तो मैंने कहा फिर आपको 10,000 देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे आए उन्होंने कहा कि ये अनाउंसमेंट आप ही करिए।
तो इतना एक माहौल इतना अच्छा था। दूसरा कि वो जो 33 लोगों को सुना मैंने, उससे मुझे एक बड़ी शक्ति मिली कि वो जो बोले तो उनको ये जो खतरा है उसका पूरा ख्याल था उनको। 33 लोगों, उसमें 2 मुसलमान बच्चे भी थे और सभी बढ़िया तरीके से बोले, एकदम देशभक्ति से बोले। और उनको ये अच्छी तरह ख्याल था कि भाई ये जो खतरा है वो देश को निपटा सकता है, क्योंकि जो 5 टॉपिक दिए थे हमने उनको वक्तृत्व स्पर्धा में बोलने के लिए, वो 5 इसके इर्द गिर्द ही थे जो मैंने आपको जो विषय अभी आज लिया है मैंने। 2 चीज़ रखना में रह गई थी मेरे से, नेटफ्लिक्स और एक्स, ये दोनों ओपनली पोर्नोग्राफी परोस रहे हैं। इस पे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 दिन पहले, काफ़ी उसको अच्छा ट्रैक्शन मिला था। मुझे अर्नब गोस्वामी ने प्रॉमिस किया कि इस मुद्दे को मैं ऊपर तक ले जाऊंगा। वो ऐसा हमने जो कलेक्शन जो किया है, जो लोग परोस रहे हैं, तो आप देख नहीं सकते, इतना ख़राब है, मतलब कोई सज्जन आदमी इसको देख नहीं सकता। तो हम इस पर एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, हमने बैन की मांग की है ना। और हमने देखा है कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड भी इनको सपोर्ट करता है। जैसे कि अभी सनी लियोन नाम की एक एक्ट्रेस थी, उसको मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस बना दिया, हालांकि सक्सेस नहीं हुई हो, लेकिन बड़े बड़े स्टार्स जो बॉलीवुड के, उन्होंने उसके साथ फ़ोटो खिंचवाए। बाद में अभी थोड़े दिन पहले रणवीर सिंह नाम का एक्टर है, उसने जॉनी सिंस नाम का एक पॉर्न स्टार है, उसके साथ 2 ऐड की, बड़ी गंदी ऐड है। तो मैंने उस टाइम पे अनंत अंबानी का जलसा होने वाला था जामनगर में, उसके 3 दिन पहले की बात है। तो मैंने ट्वीट किया था कि सभ्य समाज की जवाबदारी है कि पॉर्न कल्चर को बढ़ावा ना दे। मुझे खूब आनंद होता अगर श्री मुकेश अंबानी इस ऐड के बाद रणवीर सिंह को निमंत्रण न देते। काफ़ी असर इसकी हुई थी। देखिए, हमने गए 10 साल के अंदर खूब सारी प्रतिज्ञाएं ली और प्रतिज्ञा पूरी भी की। मैं मानता हूँ कि सरकार का काम आर्थिक क्षेत्र में अच्छा काम है, डिफेंस में अच्छा काम है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें इस सरकार ने भारत ने अनेक गुना प्रगति न की हो गए 10 सालों में। तो हमने कई प्रतिज्ञा ली कि हम इसमें नंबर 1 बनेंगे, नंबर 1 बन गए। मैं मानता हूं कि समय आ गया है एक और प्रतिज्ञा लेने का, और मेरे ख्याल से ऐसी पावन जगह के अलावा दूसरी कोई जगह नहीं हो सकती इस बात को कहने के लिए कि हम विश्व का पहला विकृत सामग्री देश मुक्त बने। विश्व के पहले हम विकृत सामग्री मुक्त देश बने। अगर हम इतनी सारी प्रतिज्ञा ले सकते हैं तो ये प्रतिज्ञा भी ले सकते हैं। और दूसरा कि जो इस्लामिक देश हैं उन्हें काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल है उनका। मिडिल ईस्ट में है कंट्रोल, दुबई में है कंट्रोल, काफ़ी हद तक है, पूरा नहीं है। तो मेरे ख्याल समय आ गया है कि हमें सबको मिलकर ये प्रतिज्ञा लेनी है कि हम पॉर्न और ये विपक्ष जो सामग्री आ रही है इसको पूर्ण रूप से बैन करेंगे। ऐसी परिस्थिति करेंगे कि एक भी फिल्म ऐसी भारत में नहीं आए, तो हम विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हमको लेनी चाहिए, ऐसा मेरा आह्वान है आपको सब। तो इसमें ये जो पूरा अभियान है, इसके अंदर मेरे ख्याल से हिंदू जनजागृति समिति का एक मुख्य रोल है। मैं ऐसा मानता हूँ, देखिए मेरे वक्तव्य पूरा करने के पहले मैं आपसे कहूँगा कि पूरे विश्व में अति सात्विक अगर कोई संस्था है वो है हिंदू जनजागृति समिति। अवसरवादी है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरी संस्था के अंदर। मैं मानता हूं कि दुनिया में ऐसे एक भी संस्था नहीं है। ये नहीं कहना चाहता कि बड़े बड़े मूवमेंट चल रहे हैं देश के अंदर, लेकिन मेरा ये मानना है कि मेरे पास जब मेरे बच्चे छोटे थे उस टाइम पे सनातन वाले मेरे घर पे आते थे। मैं कर्नावती में रहता था और जब हमला हुआ, जब अरेस्ट हुए लोग कुछ बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर आपके लोग, उस टाइम पे देवबंद ने डिमांड किया मुसलमानों ने कि इस पर बैन लगना चाहिए। तो मैं इंडिया टुडे में था, सेक्युलर मैगजीन है, तो भी मैं टीवी पे आया। मैंने कहा मैं आऊँगा, और मैंने कहा अगर बैन लगने की बात है पहले देवबंद तबलीग जमात पे बैन लगे, बाद में दूसरे बैन की बात होगी। तो मैंने कहा मैं इनको भी छोटे बल से जानता हूँ, ये लोग संस्कृति फैलाने का काम करते हैं। इनके लिटरेचर में कहीं भी वायलेंस की बात नहीं है, हिंसा की बात नहीं है, तो इन पे बैन लगाने की बात बिल्कुल गलत है। बैन लगना चाहिए तो लगना चाहिए तबलीग जमात और देवबंद के ऊपर, ये मैंने कहा। तो कुल मिला के
आपका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, क्योंकि परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। जैसे नीरज अत्री जी ने बताया, मैं देख के मैं तो दंग रह गया। मुझे ऐसा लगा कि क्या परिस्थिति है ये, मतलब आप देखिए कि ट्रांसजेंडर और इस टाइप का मतलब बहुत ही खराब परिस्थिति कुल मिला के हमें इसमें सांस्कृतिक योद्धा पैदा करने पड़ेंगे। ये पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल टाइम काम है। मैं कमिश्नर था, मैंने इसको फुल टाइम काम रखा है, और जो मेरे पे जिनका आशीर्वाद है सरकार के अंदर, उनको भी ये मैंने कह दिया है कि ये मेरा फुल टाइम काम है। कोई आप जवाबदारी दोगे मैं लूँगा, लेकिन ये अभियान बंद होने वाला नहीं है। ये अभियान जब बंद होगा जब ऐसे फिल्म बनाने वाले जेल में जाएंगे, तो ये अभियान बंद होगा, बाकी ये अभियान बंद होने वाला नहीं है। मैं इतना ही कह के मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। जय श्री राम। आज उदय माहुरकर जी ने हमारे सभी के सामने जो सूत्र रखे हैं कि जिसमें से OTT प्लेटफॉर्म तथा X जैसा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से किस प्रकार से अश्लीलता परोसी जा रही है, किस प्रकार से हमारे जो पारिवारिक नाते हैं उनको विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी परिवार व्यवस्था को नष्ट करने का षड्यंत्र चल रहा है, यह बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। साथ ही में उन्होंने बताया कि भारत तो विश्वगुरु निश्चित रूप से बनेगा और हम सभी को ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या ये विश्वगुरु बनने वाला भारत अश्लील साहित्य से तथा विकृत साहित्य से मुक्त होगा? इसलिए विश्व का पहला विकृत साहित्य मुक्त भारत हमारा बनना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम सब ने साथ देना चाहिए और इसमें भारत सरकार का भी सहयोग हो, इस दृष्टिकोण से मैं भारत सरकार को विनम्रता से आह्वान करता हूं। और उदय जी ने जो हम सभी को इस विषय में जो सचेत किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। उदय माहुरकर जी ने जो बताया है कि जितनी हानि आक्रमणकर्ताओं ने हमारी संस्कृति की नहीं की, उससे भी अधिक हानि आज OTT प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं। जिस प्रकार अयोध्या में श्री राम जी की प्रतिष्ठापना हुई है, तो अब हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सभी के हृदय में राम जी की मर्यादा की प्रतिष्ठापना करें। आप जैसे लोग समिति के पीछे खड़े हैं, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। आपने कहा सेव कल्चर सेव भारत बंद नहीं होगा, तो हम महोत्सव से कहना चाहते हैं ये बंद तो नहीं होगा, ये दुश्मनों की नाक में बिल्कुल उनको अड़चन पैदा करेगा। और हम सभी सेव कल्चर सेव भारत के साथ है, ये पूरा महोत्सव आपके साथ है। हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं उदय माहुरकर जी।